ये बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके के आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को एनआईए फरीदाबाद लेकर पहुंची। उसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया गया। यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में जहां वो रहती थी, उसकी केबिन और क्लासरूम की जांच की गई। साथ ही यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई। जैश की लेडी सर्जन शाहीन से एनआईए एक एक राज उगलवाने में जुटी हुई है। जैश की लेडी सर्जन, आतंकी मॉड्यूल की अहम कड़ी, वो कमरा नंबर 22। शाहीन को फरीदाबाद लेकर गई एनआईए। डॉक्टर शाहीन उगलेगी राज। दिल्ली धमाके के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी जांच में एनआईए हर तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आतंकी मॉड्यूल की अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन को एनआईए फरीदाबाद लेकर पहुंची। एनआईए ने डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद ले जाकर अहम जगहों की तस्दीक की। एनआईए की टीम शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची, वही यूनिवर्सिटी जिसे आतंकी अड्डा माना जा रहा है। यहाँ के कमरा नंबर 22 में जहां डॉक्टर शाहीन रहती थी, एनआईए उसे उस कमरे में ले गई। शाहीन के केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई। साथ ही यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने बिठाकर उससे पूछताछ की गई। एनआईए ने डॉक्टर शाहीन से पूछा कि वो बताए कि उससे मिलने कौन कौन आता था। शाहीन को लेकर के एनआईए की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास पहुंची थी, जहां पर काफ़ी सारे लोगों से उसको कन्फ्रंट कराया गया था। यूनिवर्सिटी के अंदर कमरा नंबर 22 में उसको ले जाया गया था, जिस कमरे में वो रह रही थी, और सभी सीन को रिक्रिएशन करने के लिए बताया गया था कि शाहीन आखिरकार यहाँ से किस तरीके से अपने इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी। क्योंकि शाहीन जो है वो मेन सस्पेक्ट के तौर पर यहाँ पर उसको देखा जा रहा है। उसने जैश ए मोहम्मद के महिला विंग को मजबूत करने के लिए और लोगों को उसमें हायर करने के लिए काम जो है वो किया था। इसके बाद एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को खोरी जमालपुर भी लेकर गई। यहाँ शाहीन और मुजम्मिल ने किराए पर एक फ्लैट लिया था। डॉक्टर शाहीन को वहाँ ले जाकर उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई। करीब 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद एनआईए की टीम शाहीन को वापस दिल्ली लेकर लौट आई। इसके बाद जो एनआईए की टीम है वो उसको लेकर जो जमालपुर गांव है, जहां पर मुजम्मिल ने एक किराए का फ्लैट लिया था, क्योंकि मुजम्मिल ने कहा था कि 2023 में उसने लीगली तौर पर डॉक्टर शाहीन से शादी कर ली थी। और जानकारी ये मिली है कि डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल के साथ अक्सर इस फ्लैट में आया करती थी, यहाँ पर रहा करती थी। तो वहां पर उनकी क्या एक्टिविटी थी, किससे वो मिलती थी, इसको लेकर एनआईए की टीम ने जो है उस फ्लैट में ले जाकर डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की, और जो फ्लैट के मालिक हैं उनसे भी लंबी पूछताछ हुई। दिल्ली धमाके को लेकर आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, उमर और इनके साथियों को लेकर एजेंसी नए नए खुलासे कर रही है। मुजम्मिल ने एनआईए के सामने कई राज उगले हैं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि शाहीन से उसकी मुलाकात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी। दोनों ने 2023 में शादी कर ली थी। शाहीन और मुजम्मिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर मेवात इलाके तक एक लोकल नेटवर्क को खड़ा करने में लगे थे, जिसमें डॉक्टर शाहीन की भूमिका काफी एक्टिव थी। इस मॉड्यूल के लिए लोगों को भर्ती करने का काम डॉक्टर शाहीन का था। खास तौर पर इस आतंकी मॉड्यूल में महिलाओं की भर्ती करने का जिम्मा डॉक्टर शाहीन का था। इस वक्त हमारी मौजूदगी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर है। पूरी तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के केंद्र में यूनिवर्सिटी इस वक्त देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से शाहीन, मुजम्मिल और बाकी लोगों को यहाँ पर एनआईए की टीम जो है वो बारी बारी से ले आकर के और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे रह रहे थे, किस तरीके से अपने इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया करते थे, जो एक्सप्लोसिव्स है उसको कैसे जो है वो इकट्ठा कर रहे थे। और साथ ही साथ शाहीन के बारे में ये जानकारी भी निकल कर आ रही है कि वो जो पैसे जो यूनिवर्सिटी के पास जब वो लोग रह रहे थे, तो जो पैसे इकट्ठा कर रहे थे फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, एक्सप्लोसिव खरीदने के लिए, उसकी फंडिंग में भी शाहीन का एक बड़ा हाथ देखने को मिला है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक एनआईए शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में शाहीन से पूछताछ की गई। शाहीन के केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई। स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने शाहीन से पूछताछ हुई। एनआईए शाहीन को लेकर खोरी जमालपुर भी पहुंची। शाहीन, मुजम्मिल ने खोरी जमालपुर में फ्लैट किराए पर लिया था। शाहीन और मुजम्मिल की शादी 2023 में हुई थी।
एनआईए की टीम शाहीन को लेकर लोहा मंडी इलाके में एक केमिकल की दुकान पर पहुंची और वहां जाकर पूछताछ की ताकि विस्फोटक में शामिल केमिकल के बारे में जानकारी मिल सके। जो विस्फोटक तैयार किया गया था उसमें कुछ केमिकल इस्तेमाल किए गए थे। वो केमिकल लोहा मंडी की इसी केमिकल शॉप से परचेज किए गए थे, तो वहां पर लेकर भी लंबी जांच की। तो एनआईए डॉक्टर शाहीन के मेवात इलाके में अल्फला यूनिवर्सिटी में जो उसकी गतिविधियां रही हैं, जो पूरा उसकी एक्टिविटी रही है, किससे वो मिली, क्या क्या उसका किया, क्या उसका रोल है, इसको लगातार इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। इन्हीं सब जानकारियों के चलते एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को साथ लेकर कई पहलुओं पर जांच और तमाम जगहों की तस्दीक करने फरीदाबाद गई थी। डॉक्टर शाहीन को यूनिवर्सिटी में उन जगहों पर भी ले जाया गया जो इस केस से किसी न किसी तरह जुड़ी हैं। साथ ही फरीदाबाद के कई इलाकों में ले जाकर पूछताछ की गई ताकि केस से जुड़े हर पहलू पर नजर रखी जा सके। मुकेश सिंह सेंगर और अनुष्का गर्ग के साथ एनडीटीवी इंडिया। डॉक्टर शाहीन इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की अहम कड़ी है, इसलिए उससे जुड़ी जांच को भी गहनता से किया जा रहा है। वो जैश ए मोहम्मद के भारत में सक्रिय मॉड्यूल की जांच में अहम कड़ी है। डॉक्टर शाहीन से जुड़े कई खुलासे पहले भी हो चुके हैं। आपको याद दिलाते हैं कि कैसे उसके नेटवर्क के लोग उसे मैडम सर्जन के नाम से बुलाते थे। उसका व्हाट्सएप डेटा खंगालने पर पता चला था कि 2 मोबाइल नंबरों से उसे सबसे ज्यादा मैसेजेस और कॉल्स आते थे। कोड वर्ड में उन नंबर्स पर बात की जाती थी। कौन है मैडम एक्स? कौन है मैडम जेड? ये दोनों नाम हिरासत में ली गई डॉक्टर शाहीन के फोन में सेव थे। दिल्ली धमाके की जांच में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब पता चला है कि डॉक्टर शाहीन को नेटवर्क में मैडम सर्जन के नाम से बुलाया जाता है। उसके फोन में 2 रहस्यमयी नंबर मिले हैं जो कि मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। दोनों से सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज आते थे। बातचीत में मेडिसिन और ऑपरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोड वर्ड के रूप में किया गया। जांच में सामने आया है कि बातचीत में मेडिसिन शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है। एजेंसियों को शक है कि यह शब्द असल में विस्फोटकों या ब्लास्ट मटेरियल के लिए कोड वर्ड था। ब्लास्ट के लिए मेडिसिन मैडम एक्स की ओर से आई एक मैसेज में लिखा था, ऑपरेशन के लिए मेडिसिन कम नहीं पड़नी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यहाँ ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले को दर्शाने के लिए किया गया होगा। दूसरा मैसेज मैडम जेड की ओर से आया था। इसमें लिखा था, मैडम सर्जन आप हमदर्द ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन हमदर्द नामक कोड वर्ड का इस्तेमाल महिला आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा था। अब तक जो जांच में सामने आ रहा है उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन के फोन में मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से 2 नंबर सेव थे। डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में उसे मैडम सर्जन कहा जाता था। डॉक्टर शाहीन के पास मैडम एक्स और मैडम जेड नामों से सबसे ज्यादा कॉल मैसेज आते थे। इस बातचीत में मेडिसिन और ऑपरेशन जैसे कोड वर्ड होते थे। साथ बातचीत में हमदर्द ऑपरेशन का भी जिक्र हुआ था। ये साफ संकेत है कि नेटवर्क बेहद संगठित, पेशेवर और खतरनाक था। रणवीर सिंह के साथ एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको बताते हैं डॉक्टर शाहीन का जैश से क्या कनेक्शन था। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड डॉक्टर शाहीन को बताया जाता है और इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद की महिला विंग उमात उल मोमिन को ये यहाँ पर इंडिया में हेड करती थी। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनीन हाल ही में लॉन्च हुआ। जमात उल मोमिनीन और मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर काम किया जाता था। आतंकी गतिविधियों के लिए महिलाओं को भर्ती करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर डॉक्टर शाहीन हैं कौन। लखनऊ की रहने वाली 3 भाई बहनों से दूसरे नंबर पर, तो लखनऊ की रहने वाली है। 2000 में इलाहाबाद से मेडिकल की अपनी पढ़ाई
पूरी की और 2015 में जफर हयात से इनका तलाक हो गया। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो इनके निजी जीवन से जुड़ी हैं। बिना कुछ बताए यूनिवर्सिटी से लापता हो गई थी। 2013 में महाराष्ट्र के रहने वाले जफर हयात के साथ शादी हुई थी शाहीन की और 2015 में जफर हयात से शाहीन का तलाक हो गया था। तो शाहीन के पूर्व पति हयात जफर ने एनडीटीवी से बात की और बताया कि शाहीन से तलाक के बाद उनका कोई संपर्क शाहीन के साथ नहीं है, लेकिन जितना वो उसे जानते हैं शाहीन लिबरल थी, उसकी धर्म के प्रति ज्यादा जागरूकता भी नहीं थी। शाहीन का इरादा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में बसे, बस इसी के चलते बाद में हम अलग हो गए। जफर हयात ने कहा कि उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही बता सकती है। सुनिए। देखिए, ऐसा स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई मुझको कहीं लगा ही नहीं, बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट एक बार ऐसी बात हुई थी कि भाई हम लोग, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि शायद आप लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वगैरह जाने का हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, प्यार से रहेंगे, आराम से रहेंगे, आराम से हम लोग यहाँ पे रहे। तो मैंने यही बोला उनसे कि हम लोग रह रहे अच्छे लोग, कहते मतलब जाने का, सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं, तो हम लोग वहाँ अकेले हो जाएंगे, दिक्कत में रहेंगे। ये बात ही, इसके अलावा तो और कुछ खास आ रही है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के संभल में प्राचीन बंद कुआं मिलने से हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगरपालिका प्रशासन ने कुएं की खुदाई शुरू करा दी। अधिकारियों का कहना है कि खुदाई पूरा होने के बाद ही कुएं की वास्तविक स्थिति और अंदर मौजूद सामग्री का पता चल सकेगा। इसे लेकर आज जुम्मे के दिन संभल में जगह जगह कड़ी सुरक्षा रही। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ 1978 के दंगों से जुड़ी रहस्यमयी कुएं की खुदाई दोबारा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। संभल के एकता चौकी इलाके में जहां 46 साल पहले 1978 के दंगों की खौफनाक यादें दफन हैं, तो एक बार फिर इतिहास खुदाई के हथौड़ों तले उजागर हो रहा है। स्थानीय व्यापारी रामशरण रस्तोगी की पोते कपिल रस्तोगी की शिकायत पर जिला अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की। कपिल का आरोप है कि दंगों में हत्या कर उनके दादा के शव को इसी कुएं में फेंक दिया गया था। कपिल के ये आरोप सालों से गूंजते रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई सामने आने वाली है। कपिल रस्तोगी भावुक होकर कहते हैं, ये सिर्फ एक कुआं नहीं, हमारे परिवार का दर्द है। हम न्याय चाहते हैं और दोषियों को सजा। 1978 को मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे। नकाशे क्षेत्र में हमारी दुकान हुआ करती थी, परचून की आड़त, उस पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी ने किया था। जब विरोध करने के बाद में वो दंगाई लूटने में सक्षम नहीं हुए, तो उन्होंने मेरे दादाजी की चक्कू से गोद कर हत्या कर दी गई। और जो ज़मीन खोदने वाला जो गेंदाला होता है, उस गेंदाले से कई बार मेरे दादाजी के शरीर पर करे, और उनकी वो पकड़े ना जाएं, तो इसलिए दुकान पे जो बड़े बड़े तराजू थे, उस तराजू से और रस्सी से बांधकर मेरे दादाजी को कुएं में फेंक दिया गया था। मुझे बताइए कि हिंसा जो है 1978 की जो हिंसा है, तकरीबन 47 वर्ष पहले हुई थी। इस मामले में उस वक्त कोई एफआईआर दर्ज हुई थी, कोई एक्शन लिया गया था? उस समय एक एफआईआर दर्ज हुई थी मेरे पिताजी द्वारा। एफआईआर नंबर याद है? एफआईआर नंबर 136/78 और आईपीसी धारा 302, 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा गया था संभल कोतवाली क्षेत्र में। उसके बाद क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया उसमें? उसमें वो अज्ञात हमलावरों में कह के बंद कर दी गई। बुधवार को शुरू हुई खुदाई में कुआं तो मिल गया, लेकिन रास्ते में एक विशाल पुराना पेड़ रोड़े अटका रहा था। वन विभाग की टीम ने पेड़ को वहां से हटा दिया है, जिसके बाद खुदाई का काम तेज हो गया है। ये भीड़-भाड़ इलाका था, तो इसमें जो है सुबह के टाइम इसमें पेड़ को हटाना था, तो पेड़ सुबह हटाया जा रहा है इसको। बाकी इसके हटाने के बाद कुएं की खुदाई होनी है इसकी। सर कहाँ पर है, कितनी दूरी पर कुआं है पेड़ से? ये एकता कुआं बिल्कुल लगा हुआ है, पेड़ से लगा हुआ है। एकतापुर थाने के पास में ये है स्थान, जिसमें उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इतिहास की परतें खुल रही हैं, लेकिन इसके साथ संभल में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भी प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जुमे की नमाज और हाल की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। संभल में हुए 1978 के राइट्स के जो जख्म हैं वो अभी भी हरे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं नकासा एरिया में और मेरे बाएं तरफ जो दुकान है ये दुकान रामचरण रस्तोगी की है, जिसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को इसी कुएं में फेंक दिया जाता है मेरे दाएं तरफ। और इस वक्त जो है जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार इस कुएं को जो है प्रोक्योर करने का, फिर से दोबारा हासिल करने का जो कार्य है वो इस वक्त जारी है। इस जगह पर एक कंप्लेन जो उनके परिवार की तरफ से आई थी, जिसके बाद से इस मामले के अंदर तफ्तीश इस वक्त जारी है। 4 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद संभल के जामा मस्जिद पर खास निगरानी रखी जा रही है। बाहरी लोगों को मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपने इलाके की मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील की। जुमे को देखते हुए संभल में 3 लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया गया। पहले लेयर में मेटल डिटेक्टर, बैरियर और चेकिंग, दूसरे लेयर में हथियारों से लैस RAF-PAC के जवान और तीसरे में ड्रोन और CCTV से सख्त निगरानी। इन सब के बीच संभल में दंगों का इतिहास उजागर हो रहा है, शांति मजबूत हो रही है। और कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम बंधु मानसिंह सेखों है, जिसे गोल्डी ढिल्लो गैंग का हैंडलर बताया जा रहा है। इसी साल की शुरुआत में कपिल शर्मा के कनाडा में बने कैफे पर 3 बार फायरिंग हुई थी। वीडियो में दिख रहा ये शख्स बंधु मानसिंह है, जिसे कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये आरोपी शॉटगन से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में वो कनाडा में ही किसी बर्फीली जगह पर दिखाई दे रहा है। बंधु मानसिंह ने बाइकर जैकेट पहनी हुई है और चश्मा भी लगा रखा है और उसके हाथों में एक खतरनाक हथियार है, जिससे वो हवाई फायरिंग करता हुआ वीडियो शूट करा रहा है। अब इसका दूसरा वीडियो देखिए। इसके हाथों में हथियार हैं। हथियारों को हाथ में लेकर वीडियो में ये अपना रौब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फायरिंग में इसी शख्स का हाथ था। फायरिंग करते हुए एक और वीडियो इस आरोपी का सामने आया है। देखिए कैसे ये हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। कपिल के कैफे पर 3 बार फायरिंग हुई थी। पहली फायरिंग 10 जुलाई को, दूसरी फायरिंग 7 अगस्त को और तीसरी बार फायरिंग 16 अक्टूबर को। अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस साजिश में शामिल आरोपी बंधु मानसिंह सेखों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बंधु मानसिंह ने शूटरों को हथियार और गाड़ी मुहैया कराई थी। हालांकि वो फायरिंग में शामिल नहीं था, लेकिन पूरी योजना का हिस्सा था। कनाडा पुलिस ने उस गाड़ी की पहचान कर ली थी, जिससे शूटर कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने पहुंचे थे। इसके बाद मानसिंह अगस्त में कनाडा से भारत आ गया था। अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने लुधियाना में बंधु मानसिंह को हथियार दिया था। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने बंधु मानसिंह को गिरफ्तार किया। जो कैप्स कैफ़े पर जो फायरिंग की बात इसने उसमें इन्वॉल्वमेंट या जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इसने प्रोवाइड किया है, जो बात इसने कबूल की है, ये वारदात एक फॉरेन लैंड पर हुई है, कैनेडियन सोइल पर हुई है। ये अभी इंडिया में इसका किसी तरीके से कोई इसका लिंक तो है नहीं यहाँ तो, लेकिन इसने यहाँ आने पर जो वेपन प्रोक्योर किया, हम उसकी तफ्तीश कर रहे थे और क्यों किस वजह से इसने वेपन प्रोक्योर किया, क्या इसके मोटिव थे, उसको इंटरोगेट कर रहे हैं इसको। ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, बाकी तफ्तीश अभी जारी है। ये इंडिया कब आया और इंडिया क्या कारण था? ये 2019 में पहली बार कनाडा गया था। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर गया था वहाँ पर, और वहाँ इसने 2-3 मल्टीपल लोकेशंस पर काम किया इसने। उसके बाद ये इन ये एक्सट्रीमिस्ट के संपर्क में आया, वहाँ पर किसी केस में जेल गया, वहाँ जेल में ये उन लोगों के संपर्क में आया और फिर उनके साथ ही काम करने लगा है। इंस्टेंट केस में इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है। जो फायरिंग करने वाले जो इंसान थे उनको गाड़ी प्रोवाइड की है, और गाड़ी वारदात के बाद जो गाड़ी पार्किंग होनी थी वहाँ पर इसको पार्क करने में मदद की। जब कपिल शर्मा से उनके कैफे पर हुई फायरिंग के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि असल में गोलीबारी की हर घटना के बाद हमारे कैफे में ज्यादा संख्या में लोग आए
उन्होंने कहा कि कनाडा में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहां पे फायरिंग हुई। और मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहां का थोड़ा जो रूल्स है वहां के, पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाए। बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहां की कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई। तो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए कि वहां पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपके कैफे पे फायरिंग हुई, वो न्यूज बनी। तो अब जो है वहां की पुलिस, वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफी इंप्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बंधु मान सिंह गोल्डी ढिल्लो गैंग का हैंडलर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बंधु मान सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक हाई एंड PX3 मेड इन चाइना पिस्टल बरामद हुई है और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कनाडा से दिल्ली तक फैले गैंगस्टर नेटवर्क के ऊपर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कपिल शर्मा कैफे फायरिंग केस में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लुधियाना से बंधुमान सिंह को गिरफ्तार किया है। वही शख्स जो कनाडा में शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। बताया जा रहा है कि बंधुमान सिंह जो है उसका जो लिंक है वो ISI सप्लाई और साथ ही साथ गोल्डी ढिल्लो गैंग के साथ था और वो वहां पर बैठे सभी शूटरों के साथ लगातार बातचीत में रहता था। जिस हिसाब से ये मामला आगे बढ़ रहा है, दिल्ली पुलिस का इंटरनेशनल गैंगस्टर नेटवर्क के ऊपर एक बड़ा झटका जो है ये माना जा रहा है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की साजिश कैसे रची गई और इसमें कौन कौन शामिल थे। कनाडा के सरे में उनके कैफे पर गोलीबारी की 3 घटनाओं ने अधिकारियों को देश में ऐसे हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देख रहे हैं इंडिया में खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में घमासान कहां गए इमरान। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। बढ़ेंगे आगे अगली खबर की ओर। रायसेन जिले में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी सलमान चाय पीने के लिए गांधीनगर में एक दुकान पर पहुंचा था। उसी वक्त पुलिस ने उसे दबोच लिया। बाद में आरोपी ने जब भागने की कोशिश की तो पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसमें आरोपी घायल हो गया। बच्ची से दरिंदगी के आरोपी का हिसाब। एनकाउंटर के बाद गिरफ्त में जल्लाद। 6 दिन की फरारी, चाय दुकान पर गिरफ्तारी। रायसेन में मासूम से दरिंदगी के आरोपी सलमान का हिसाब हो गया है। पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में एक चाय की दुकान पर सलमान चाय पीने पहुंचा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे मौके पर ही धर लिया। पूछताछ में सलमान ने कबूल किया कि 21 नवंबर की रात गौहरगंज के पांजरा इलाके में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद जंगल के रास्तों से भागकर भोपाल पहुंच गया था। गांधीनगर पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद सलमान को गौहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया। रायसेन ले जाते समय अचानक पुलिस के गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सलमान ने भागने की कोशिश की। उसने पुलिसकर्मी की गन छीनकर फायरिंग की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। एनकाउंटर में सलमान के पैर में गोली लगी। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पूरी प्रक्रिया कैसी रही और कब, कितने वक्त में, कितने बजे आप लोग लेकर जा रहे थे, कितनी गाड़ियों का काफिला था? बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियां थी शायद उसमें। जी, 2 गाड़ियां थी। रात में हम गांधीनगर से इसको जब रिक्शा में लेके जा रहे थे, जी, गोहरगंज जा रहे थे, उस दौरान जैसे ही हम भोजपुर के पास किरण नगर के पास पहुँचे तो चूँकि जो गाड़ी आगे चल रही थी उस गाड़ी में हमारा आरोपी था और वो गाड़ी पंचर हो गई। पंचर होने के दौरान जब हमारे पुलिस अधिकारी नीचे उतरे, उसी दौरान ये भी नीचे उतरा और पुलिस की जो पिस्टल छीन करके और फायर करने का प्रयास किया और राउंड फायर भी कर दिया। उसके बाद हमारे द्वारा हवाई फायर किया गया, उसको वार्न किया गया कि वो फायर न करे और पिस्टल छोड़ दे, और नहीं छोड़ा और उन्हें पुनः फायर किया, जिसकी
बाद हमारे द्वारा फायर किया गया और एक गोली उसके पैर में लगी, जो घायल होकर नीचे गिर गया और उसको हम तत्काल अस्पताल ले गए थे। तो एसआई श्यामराज थे जिनकी पिस्टल उसने छीनने की कोशिश की? जी, श्यामराज जी साथ। और जब उन्होंने हाथ पकड़ा तो फिर जो 2 गोलियां वो हमें फायर हुई है। जी, तो फिर क्या प्रक्रिया रही सर? आप लोगों ने उसको वार्न किया, बोले? वार्न किया, उसको बोला कि छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हमें फायर करना पड़ा। और जब हमारी द्वारा भी 4 फायर किए गए थे, एक गोली उसके पैर में लगी और वो नीचे गिर गया, उस दौरान घायल हुआ और उसको हम तत्काल अस्पताल ले गए थे। गोली लगने के बाद सलमान को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम संगठन के लोग पहुंच गए। सभी ने एक सुर में आरोपी को तुरंत फांसी देने की मांग की। देखेंगे तस्वीरें, यहाँ पर पुलिस के जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं वे सभी यहाँ पर तैनात हैं, सभी सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही में जो रायसेन एसपी है आशुतोष गुप्ता, वो इनकाउंटर वाले जगह पर मौजूद है। यहाँ पर फिलहाल उसका इलाज जारी है। सबसे पहले उसे जेपी अस्पताल लेकर जाया गया था, प्राथमिक इलाज जेपी अस्पताल में किया गया, लेकिन उसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल शिफ्ट किया गया है और यहाँ पर फिलहाल उसका इलाज जारी है। देखिए, 6 दिन पहले 6 साल की मासूम के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था, उसके बाद से वो लगातार फरार था। फरार रहने के चलते पुलिस उसे जगह जगह ढूंढ रही थी। रायसेन में भी इस पूरे मामले को लेकर स्थिति काफी गंभीर थी। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत धन्यवाद। 21 नवंबर की रात आरोपी सलमान ने 6 साल की बच्ची के साथ ऐसी बर्बरता की जिससे पूरे प्रदेश में उबाल आ गया। बच्ची अभी भोपाल एम्स के आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। डॉक्टरों के अनुसार उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें आई हैं और पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। देख रहे हैं इंडिया में, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहे एनडीटीवी इंडिया।